गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले आप सभी को समाचार प्लस परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उन सभी गुरुजनों को भी धन्यवाद जिनसे हम सभी ने कभी ना कभी और कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही है। आज का दिन बहुत खास है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि महान ऋषि महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। आज चर्चा इसी पर होगी पंचलाइन में कि आखिरकार हर एक के जीवन में, हम सभी के जीवन में एक गुरु का क्या महत्व है, गुरु शिष्य का क्या रिश्ता है। और क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु बिना एक शिष्य भी अधूरा है। और इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो पैनल में जुड़ रहे हैं उनसे भी आपको मुखातिब करा देते हैं। डॉक्टर शिप्रा माथुर हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि एक शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है शिप्रा जी आपका। हमारे साथ राजकुमार चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं जो कि एक धर्म गुरु हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पूजा गुप्ता जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूरे पैनल को समाचार प्लस की ओर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और सबसे पहले धर्म गुरु जो हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं उनके पास आते हुए कि हम पहले की अगर हम सनातन परंपरा को देखें, आज भी अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो एक गुरु शिष्य का क्या एक रिश्ता है, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, अभी अभी आपने भी कहा और वही चीज मैं दोहराऊंगा, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। मतलब अगर भगवान भी एक बार रूठ जाए तो हमारे पास गुरु रूपी वह भगवान है जो हमें भगवान के भी दर्शन करा सकता है। गुरु आज अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में जो भी हमारी नीतियां हैं, रीतियां हैं या अध्यात्म की जो कमी है कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो वो उन्हीं परिवारों पे हो रही है जिन परिवारों के पास कोई गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु शब्द को अगर आप शाब्दिक अर्थ से भी तोड़े तो गुरु यानी वह व्यक्ति जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। आज जैसे कहा नहीं जाता कि अगर आपके घर का मुखिया सही हो तो सारी चीजें बहुत बढ़िया हो सकती है, उसी तरीके से आपके जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु वह है जो आपको जीवन जीना सिखाता है। गुरु आपकी आदिकाल की जो पुरानी परंपरा थी हमारी, आप देखिए हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने उन सबको खत्म कर दिया क्योंकि उनको पता था अगर भारतीय गुरुकुल में रहेंगे तो उन्हें सर्वशक्तिमान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य की परंपरा रही है। आप देखिए अर्जुन को द्रोणाचार्य ने तैयार किया। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा महान तीर्थ तीर्थ जो धनुर्धर है वह बनाया। उसके साथ अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा सम्राट जो है वह उनके गुरु चाणक्य ने बनाया। हमारे यहाँ तो एकलव्य भी हुआ जिसने गुरु को सिर्फ सुना और गुरु को देखते हुए देख करके उसने अपना अंगूठा तक काट करके गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु संदीपन से शिक्षा ली। तो आज भी अगर आप देखिए तो बिना गुरु हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके राजकुमार जीवन जी में मैं आपके गुरु है पास तो फिर आप लौटूंगी। अध्यात्म की तरफ तमाम चलेंगे। जो और भी गेस्ट हैं उनसे भी, क्योंकि जो परिभाषा है वो गुरु की पहले आज से 10 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और हो गई और सबकी परिभाषाएं मुझे लगता है कि अलग अलग होगी, मेरी आपकी। डॉक्टर शिप्रा माथुर के पास आते हुए, शिप्रा जी क्योंकि आप एक शिक्षाविद भी हैं और आपने पढ़ाया हुआ भी है बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में, और सबसे बड़ी बात एक पत्रकार भी आप हैं, तो किस तरह से आप गुरु पूर्णिमा को लेती हैं? और सबसे बड़ी बात कि अगर हम 10 साल पहले की बात करें या पहले अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, गुरु शिष्य के जो रिश्ते हैं उसकी बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो किस तरह से बदलाव आया है? बदलाव के मायने में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो रिश्ता और जो आस्था गुरु पर होती थी शिष्य की, आज भी शिष्य उसी भाव से अगर शिक्षा के किसी भी केंद्र पर जाते हैं तो उसकी भावना तो वही रहती है कि मुझे ज्ञान मिलेगा, जानने को मिलेगा और सत्य की ओर जो ले जाने की प्रवृत्ति है उसको और बल मिलेगा अच्छे टीचर्स के माध्यम से। लेकिन मैं ये मतलब मुझे लगता है कि पिछले दौर में जो हमने गिरावट देखी है, और आज की बात नहीं है, मैं तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे 90s में, मैं तब की बात कह रही हूँ कि तब भी जो जिस मायने में हम अभी राजकुमार जी जो कह रहे थे कि जिस मायने में हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठा थी, तो वो प्रतिष्ठा तो हम चाहते हैं कि उसको हम फॉलो करें, उस भावना को हम समझते हैं। लेकिन क्या जो शिक्षक वृंद है
जो शिक्षा जगत में जो लोग हैं वो उस परिपाटी को फॉलो कर पा रहे हैं क्या, या धनार्जन के पीछे जो भागने वाले शिक्षक हैं क्या वो गुरु का दर्जा पा सकते हैं क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमने भी देखा, हम जब यूनिवर्सिटी में थे, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आपकी बहुत आस्था होती है अपने टीचर्स पर कि हम, पर उनके जब व्यवहार में हम उनके विपरीत स्वभाव देखते थे कि जो कहते हैं जो करते हैं, और जिस तरह से मतलब आज अब पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं, तो पेपर लीक करने वाले क्या उन्हें गुरु कहा जाए, क्या उन्हें शिक्षक माना जाए? तो हमने भी वो दौर देखा है जब शिक्षक जो है वो अपने बिल्कुल स्वभाव से विपरीत या हमारी आस्था के विपरीत उनका आचरण रहा है। तो वो जो गुरु है, और हमारे यहाँ तो अगर हम ज्ञान ग्रंथ देखें तो ज्ञान ग्रंथों में इतना इतना उच्च स्थान दिया है। अगर हम गीता की ही बात करें, अर्जुन जब पूछते हैं कि क्या लक्षण होने चाहिए ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने के, तो उसमें देखिए 5वें स्थान पर जो है मतलब बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहले सरलता का अर्जित करना, पहले अहिंसा को अर्जित करना, फिर सत्य को अर्जित करना, और उसके बाद में आता है कि आचार्य यानी आपके जो शिक्षक है उसका सम्मान और उसके प्रति समर्पण। तो ये भावना जो है वो तो हमारे सारे ज्ञान ग्रंथों में निहित है, लेकिन उसके पहले की भावना की सरलता, तो वो जो स्वभाव की बात है कि विद्यार्थी का भी वो स्वभाव हो कि हमारी पूर्ण आस्था हो, लेकिन उसके साथ ही शिक्षक या गुरु जिसको हम मान रहे, जिसको वो पद समाज ने दिया है, किसी भी तरह से वो वहां पर आया, पर जो प्रक्रिया है शिक्षक का पद पाने की या प्रतिष्ठित पद पाने की, वो जो डिटेरियरेशन हुआ है, मुझे लगता है वो बहुत चिंता की बात है। और अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दें तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ बिल्कुल कि ये माने कि केवल जो ज्ञान प्राप्त करने वाले जो उच्च लोग हुए, अर्जुन जैसे लोग हुए, केवल वही उन्हीं को सानिध्य अच्छा मिला तो वो कर पाए। मुझे लगता है आधुनिक दौर में अगर हम देखें तो विवेकानंद को अगर हम देखें, विवेकानंद के गुरु तो हम सब जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस थे, लेकिन आप देखिए कि विवेकानंद जी की जो योगदान था उस पूरे भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित करने में, तो सुभाष चंद्र बोस एक जगह लिखते हैं कि मैं केवल 15 वर्ष का था और मैं किताबें पढ़ता था और विवेकानंद को पढ़ता था। तो वहां से मेरे मन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? विवेकानंद को पढ़कर मेरे मन का आंदोलन शुरू हुआ। और जो मेरा एक स्वभाव था, जो एक सरल वृत्ति होती है, जो विद्यार्थी की सरल वृत्ति होती है, उसको एक आंदोलनकारी विद्यार्थी में, लेकिन सरल स्वभाव मेरा बना रहा, लेकिन एक आंदोलन स्वरूप में बिल्कुल। देखिए शिप्रा, सबसे बड़ी बात कि हम गुरु शिष्य पे या सिर्फ अगर हम गुरु को हम अगर परिभाषित करें कुछ शब्दों में तो मुझे लगता है बहुत कम होगा, और पूरा दिन भी या पूरे घंटे भी हमें बहुत कम पड़ जाएंगे। तो हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पूजा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि मनोवैज्ञानिक है। उससे पहले हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ गए हैं जो कि वीरेंद्र पूनिया जी हैं और द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे और बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की आपको। आपके पास भी सर मैं वापस आऊँगी। डॉक्टर पूजा के पास आते हुए जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर पूजा, आप किस तरह गुरु और शिष्य का एक रिश्ता देखती हैं? क्या कुछ गुरु पूर्णिमा और क्या एजुकेशन सिस्टम या एज अ काउंसलर हैं, एज अ मनोवैज्ञानिक है, किस तरह के आपके पास केसेस आते हैं, आप कैसे उनको बताती हैं और कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं? देखिए ये चीज में तो ये ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन हाँ मैं जो ये बताना चाहूंगी कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेंटर्स इन दैट सेंस कि उनके अंदर फियर डेवलप नहीं करना है, बल्कि उनको लाइफ स्किल्स सिखाने हैं बच्चों को। तो जनरली जो टीचर्स होते हैं वो सबसे पहले लोग होते हैं जो स्पॉट करते हैं कि बच्चों में कोई बिहेवियरल चेंज हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या किसी भी तरीके की चीजें जो हो रही होती हैं। दे आर द फर्स्ट वन। तो फोकस ऑन मोर सोशल इमोशनल लर्निंग, उनकी सोशल इमोशनल लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ज्यादातर मैं स्कूल्स में देखती हूँ जो मेरे पास केसेस आते हैं जिसकी वजह से बच्चे अच्छे बच्चे पढ़ाई से एकदम एंजाइटी डेवलप कर लेते हैं और पढ़ नहीं पाते। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि बच्चों में एकेडमिक्स नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्ञान तो आजकल एआई जैसी चीजें आ गई हैं, वो तो बहुत कुछ दे देती हैं, लेकिन जो ये लाइफ स्किल्स हैं ये जो टीचर सिखा सकते हैं, दिस इज समथिंग द थिंग जो बच्चे सीख सकते हैं और जिससे उनकी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सोशल हेल्थ बहुत अच्छी बनी रह सकती है। ओके, हमारे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वीरेंद्र जी की जो धर्म पत्नी वो भी एक एथलीट हैं, उनको भी काफ़ी, और स्पोर्ट्स कोच भी हैं सर आप। तो स्पोर्ट्स का अगर क्षेत्र की मैं बात करती हूँ तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और काफ़ी ऐसे जो उनके स्पोर्ट्स कोच होते हैं। आपके लिए गुरु पूर्णिमा और वो गुरु का महत्व आखिरकार क्या है, और आज के हम परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो किस तरह आप इसे समझाना चाहेंगे? देखिए मैम, गुरु
एक बहुत बड़ा दर्जा होता है गुरु का। और खेलों के अंदर तो सदियों से, जब से खेल स्टार्ट हुए हैं, महाभारत के टाइम से गुरु द्रोणाचार्य थे, उसी टाइम से गुरु और शिष्य का दर्जा एक बड़ा ओहदा दर्जा माना गया है। और सबसे बड़ी बात हमारे खेलों के अंदर क्या है, जो एथलीट जब ग्राउंड में आता है तो उसको खेलना और जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो गुरु ही सिखाता है। चाहे वो स्कूल में पीटीआई हो, चाहे कोच हो, तो उस बच्चे को वो एक तराशता है। जैसे जोरी हीरे को तराशता है, ऐसे ही गुरु मतलब एक खिलाड़ी जो स्टार्टिंग में ग्राउंड में आता है उसको हीरे की तरह तराशता है। और आज भी खेल के क्षेत्र में तो मैं ऐसा नहीं मानता कि गुरुओं की इज्जत नहीं है या मान सम्मान नहीं है। खेल में जो एथलीट हैं या दूसरे जैसे कुश्ती के पहलवान हैं, वो सबसे पहले अपने माँ बाप के बाद अपने कोच को ही गुरु मानते हैं। और जब भी वो ग्राउंड के अंदर आते हैं तो आप विशेष करके आज भी देखिए, जितने स्टेडियम में हैं सबसे पहले वो अपने देवता के आगे हाथ जोड़ते हैं। और खेलों में तो ज़्यादातर हनुमान जी की फोटो होती है, उसके सामने गुरु मानते हैं। फिर अपने कोच के दोनों टाइम पैर छूते हैं। और फिर कोच उनको सिखाता है कि अकेला स्पोर्ट्स ही नहीं है, कि दुनियादारी में किन के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। खिलाड़ी आपको जितने भी मिलेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे, किसी के साथ तू तड़ाक से बात नहीं करेंगे, आदर सम्मान से बात करेंगे। तो खेलों के अंदर गुरु और शिष्य का जो नाता है आज भी बहुत बड़े प्यार से और प्रेम से लिया जाता है। सर, मेरा एक और ये सवाल रहेगा कि हम आजकल हम देखते हैं, या हम 10 साल पहले की बात करते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव हम माने या हम एक बहुत इमोशनल रिश्ता भी एक गुरु शिष्य में हुआ करता था कि। और आज अगर हम देखते हैं तो कई, स्पेशली अगर मैं स्पोर्ट्स क्षेत्र की बात करूं तो कई ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आते हैं कि जो स्पोर्ट्स कोच में है सेफ प्लेस नहीं है। इसके बारे में आप इसको कैसे समझाएंगे? कई सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने हर्षिता जी, हुए हैं। बात आपकी बिल्कुल ये सही है कि आपने जो बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन इस बात को मैं आपकी बात को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा, क्योंकि ये हजारों में एक दो केस होता है ऐसा कि कोई हरासमेंट हो गया आपने, तो एक केस ही वो पूरे देश और दुनिया में आपको अखबार में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कोच अगर एक कोई ऐसी, वो कोच नहीं है, अगर किसी अपने स्टूडेंट, उसकी स्टूडेंट है, वो तो अपनी बच्ची की तरह है। कोच अपने जैसे घर में बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, ऐसे ही खिलाड़ियों को अपने बच्चे मानते हैं और बच्चियां मानते हैं। तो जो ऐसे निकम्मे लोग तो एक दो ही होता है कोई जो निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्पोर्ट्स में वो गुरु शिष्य का नाता आज भी है। जो पहले महाभारत के टाइम, या आज से 20 साल पहले, आपने 10 साल का नाम लिया, जो 10 साल पहले भी जो नाता होता था, तो खेलों में मान सम्मान पूरी तरह से आज भी शिष्य और गुरु का है। ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास वापस आते हो। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, सबसे बड़ी बात कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके साथ उसके माँ बाप होते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, तो वो उसके अभिभावक होते हैं, या कहें कि देखिए माता पिता उसके वो एक पहले गुरु माने जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो अपने घर से वो कदम बाहर निकालता है, स्कूल में एडमिशन होता है, उसके बाद माँ बाप एक और इंसान को, कोई जो टीचर है या उसका क्लास टीचर है, स्कूल वालों को सौंप देते हैं। तो कितना महत्व और कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, क्योंकि जो वो सीखेगा आगे बच्चा वही बड़े होके करेगा। देखिए, सब कुछ ही उसी पर निर्भर करता है। कारण क्या है कि माँ बाप ने तो एक कच्चा घड़ा, या ये कह दीजिए कि खाली स्लेट दी है। ने कहा कि आपका गुरु ही आपके जीवन का मार्गदर्शक होता है। आपका अगर गुरु सही है, आप अगर गुरु द्रोणाचार्य हैं तो आपके अर्जुन हो सकते हैं। मैंने वही कहा कि गुरु, आज अगर आप देखें तो जितने जो विवाह संस्कार हो रहे हैं, विवाह संस्कार 90% रात्रि में होते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो दिन में कराने की परंपरा रही है। आप हमारी गुरु परंपरा से जुड़िए, हम विवाह संस्कार दिन में करेंगे। मैंने कहा ना कि आपका अगर गुरु सही है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और वर्तमान युग में अगर आप देखें तो भ्रम की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें तो गूगल देवता के रूप में गुरु सबकी मुट्ठी में है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, गूगल देवता, चैट जीपीटी, इतने सारे गुरु हैं। लेकिन उस गुरु के बीच में आपके पास कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपका भ्रम दूर कर सके, साथ ही वो आपको मानसिक शांति दिला सके। आज अगर आप देखें तो एंजाइटी से पूरी दुनिया पीड़ित है। आप भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। आप पाश्चात्य संस्कृति में जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। राजकुमार जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि सही गुरु, लेकिन सही गुरु की क्या कोई परिभाषा है? कैसे उस सही गुरु को चुना जाए? और क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ना कुछ सबसे सीखते हैं, चाहे हम अपने कोई दोस्तों से सीखें या हम अगर कहीं ऑफिस जा रहे हैं, हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो क्या वही गुरु है, वही शिक्षक है? देखिए, हमारी आदिकाल से परंपरा रही है। अगर आप देखेंगे तो आप अगर हरिद्वार भी जाएंगे,
जो अभी सबने कहा कि अमित शाह जी सबसे आंकड़े मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो शुरू से भारत में रह रहे हैं उनके आंकड़े तो सबके हरिद्वार में जमा है। आप हरिद्वार जाइए, गया जाइए, आप आपके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम बोलिए, वो पूरी फहरिस्त निकाल देंगे। ऐसे हम गुरु शिष्य परंपरा से हैं। आप समझिए कहीं ना कहीं आपके बड़े जो है वो किसी गुरु मठ से जुड़े हुए हैं। अब आपने उनको छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आप संकट में हैं। पुनः आप किसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़िए। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि हर 75 किलोमीटर में भाषा बदलती है, देश बदलते हैं। जी। वैसे ही आप देखिए, आप जिधर महसूस करेंगे उधर ही गुरु है। ठीक है डॉक्टर शिप्रा जी, आपके पास आते हुए कि हम लगातार एक गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या गुरु का सम्मान सिर्फ आज गुरु पूर्णिमा है आज के दिन ही करना चाहिए या रोज एक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही मनाया जाए? देखिए, जो जिस तरफ आपका रास्ता जो है गुरु ने तय किया है, जैसे अब मैं आज का ही एग्जांपल देती हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे जिन्होंने जीवन में दिशा दी, रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी रहे। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है वहाँ पर मैं अपने काम में थोड़ा सा व्यस्तता मिली थी तो मैं नहीं जा पाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आस्था या मेरा सम्मान उनके प्रति नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो दिशा वो दिखाते हैं, जो स्पष्टता वो देते हैं, जो द्वंद्व हमारे मानसिक द्वंद्व है, वैचारिक द्वंद्व हैं, उनमें उनकी उस द्वंद्व को दूर करने में जो उनकी भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आपको आपके जो लक्ष्य है, ध्येय है, जीवन का ध्येय है, जीवन का लक्ष्य है, उस पर टिकाए रखती है। तो रोजाना उनका ध्यान, मनन, चिंतन, उनकी जो दी हुई बातें हैं, उनकी कही गई बातें हैं, उनका चिंतन मनन अगर आप नियमित करेंगे तो मुझे लगता है कि वो तो आपको सही रास्ते पर लेकर जाना ही है उसको। बिल्कुल शिप्रा जी, आप एक शिक्षाविद भी हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया हुआ भी है। क्या कुछ चैलेंजेस एक गुरु के लिए होते हैं एक स्टूडेंट को सिखाना, और स्पेशली अगर मैं सिर्फ टीनेज की बात ना करके जब पहला दिन एक बच्चे का होता है उसको किस तरह से संभालना है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से दूर आया है, एक अनजान जगह आया है, तो कितना बड़ा चैलेंज और कितना प्रेशर होता है आप लोगों पे? बहुत चैलेंजिंग होता है। और मैं आपसे मतलब सच बात कहूँ कि जब बच्चे आते हैं तो जीवन भर का रिश्ता बन जाता है उनसे। ये एक दिन की बात नहीं होती है। तो एक दिन या एक वक्त जब उनका, और सबसे कठिन समय जब होता है हर्षद जी, मैंने ये भी देखा है कि 15-15 साल बाद 12 बजे 1 बजे ऐसी तकलीफ है कभी किसी बच्ची को, किसी जिसको हमने पढ़ाया है, वो इतना कंफर्ट हमसे फील करता है कि वो हमें मैसेज करके 12-1 बजे भी अगर वो कंफर्ट, वो रिश्ता हमारा उनसे कायम है, जो कि मुझे लगता है माता पिता से भी जो बात नहीं कह पाते हैं बच्चे, वो टीचर से कह देते हैं। पर ये जो बॉन्ड है, वो रिश्ता केवल वहां तक सीमित नहीं है कि आपने पढ़ाया, एक कोर्स किया और वो बच्चे चले गए। उसके बाद भी अगर वो रिश्ता कायम है, वो आप पर भरोसा रखते हैं, आपके विवेक पर, जो ये भूमिका है ना हमारी कि नीर क्षीर विवेक, इसमें अगर हमारा योगदान है कि रोजाना हमें नमस्ते करना, या वो कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आडंबर ना हो उसमें, हमारी सिर्फ अपेक्षा ये है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पीछे मुड़ के मुझे नमस्ते, हाय, हेलो, मैडम कैसे हो, ये मत पूछा करो, कभी नहीं। मैं हमेशा जाते हुए स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि इसकी कोई अपेक्षा नहीं है मुझे, लेकिन आप जीवन में जो करो, राष्ट्र के प्रति जो करो, और सबसे बड़ी बात है कि आत्मनो मोक्षार्थ और जगत हिताय जय, अपने मोक्ष, अपने उत्थान के लिए और जगत के हित के लिए ये आप अगर काम करते रहोगे तो वही एक तरह से गुरु दक्षिणा है, कि वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और जो हमारे गुरु ने भी हमसे वही अपेक्षा की, वो कभी अपेक्षा नहीं करते थे कि रोजाना पूछे, रोजाना दंडवत करे, रोजाना नमस्ते करे, कभी अपेक्षा नहीं। ठीक है, डॉक्टर पूजा हमारे साथ बनी हुई है जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर पूजा, सबसे बड़ी बात कि क्या एक सीख भी एक शिक्षा है, क्योंकि कई बार आपके पास भी कई तरह, क्योंकि एज ए काउंसलर आप कई लोगों की प्रॉब्लम्स जो आपके पास लेके आते हैं, तो किस तरह से आप उनको डील करती हैं, क्योंकि आप भी उस पद पर ही आ जाती हैं गुरु के पद पे कि आप उनको एक सीख दे रहे हैं, तो क्या एक सीख को भी एक शिक्षा कहा जाए? एक्चुअली काउंसलिंग थोड़ी शिक्षा से अलग है। इसमें क्या होता है, जैसे शिक्षा में आप डायरेक्ट मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमारा काम मार्गदर्शन देना नहीं होता, बल्कि इंसाइट डेवलप करना होता है। एक होता है शिक्षा टीचर्स होते हैं, ये बता पाते हैं कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। मैं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। हमारा काम जो होता है कि बच्चे अपनी खुद से वो विवेक जनरेट कर सके, जिससे वो सही और गलत में अंतर खुद से समझ सके। तो इट्स लाइक जैसे हम अपनी भाषा में इंसाइटफुलनेस लाना कहते हैं, कि बच्चे में खुद वो चीज़ आए, तो मेरा काम वो डेवलप करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, हमारे देश में ये ज़्यादातर मिसिंग रहता है कि टीचर और बच्चों का तो फिर भी बन जाता है, एक्चुअली रिश्ता 3 जनों का होना चाहिए, टीचर, बच्चे और माँ बाप।
उनके डायनामिक्स बहुत मैटर करते हैं कि वो एक दूसरे से कैसा रिश्ता रखते हैं, और जब ये डेवलप होते हैं तो इससे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है, और ये बहुत ना केवल उनके एकेडमिक्स में बाकी उनकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, एक मेरा सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि आपके घर में देखिए खुद एथलीट हैं कृष्णा जी, तो आप उनको किस तरह मतलब गाइडेंस या किस तरह से समझाते हैं, क्या कुछ सिखाया है, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? देखो मैम, मैंने जोशी जी, मैंने काफ़ी एथलीटों को इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में जो मेडल उनको ट्रेंड किया है, और कृष्णा जी को भी ट्रेंड किया है। अब ट्रेन करने में तो चाहे कोई आपके घर में हो चाहे बाहर, कोच के लिए तो सब बराबर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं मैं आपको, जो आज का युग है ना, ये आर्थिक युग है। तो पहले जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, या कोई टीचर होता था, फिजिकल पीटीआई होता था, वो फ्री में एजुकेशन या फ्री में उनको खेल सिखाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल में आर्थिक युग आ गया, बच्चे के घर से पैसे लेते हैं, तो उसके माँ बाप भी ये कहते हैं और बच्चा भी सोचता है कि यार इतने पैसे ले रहे हैं, कहीं का गुरु पढ़ाता है, इसकी तो ड्यूटी है मेरे को पैसे। ऐसे ही खेलों में भी क्या, जिन्होंने जैसे प्राइवेट एकेडमियाँ कर ली, तो वो हर महीने के पैसे लेते हैं बच्चों से। तो यहाँ ये जो आर्थिक आया है ना, कुछ न कुछ यहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता में कमजोरी आई है। और कमजोरी क्यों आई है? क्योंकि ये आर्थिक युग है और सबसे बड़ा पैसे मांगते हैं, तो वहाँ गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो कमज़ोर हो जाता है। पहले कोई पैसा लेता नहीं था, निष्पक्ष लोग करवाते थे कि भाई मेरा नाम हो जाए। इतना बड़े बड़े लोगों का नाम सुना होगा आपने, जो फ्री में खिलाते थे, फ्री में पढ़ाते थे एजुकेशन। तो उससे समाज में एक बहुत ज़्यादा आदर और मान सम्मान से गुरु का नाम लिया जाता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये प्राइवेट जो आया है ना सिस्टम, चाहे खेलों में हो चाहे पढ़ाई में, उसमें थोड़ा सा मान सम्मान गुरु का कम हुआ। सर, अगर मैं स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें, और भी सारी फील्ड्स होती है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स फील्ड की अगर स्पेशली बात करूं तो वो ज़्यादा डिसिप्लिन मांगती है। कि आपको ऐसा लगता है कि एक गुरु शिष्य का रिश्ता वो होना चाहिए, वो गुरु और वो कोच वो बहुत अच्छा डिसिप्लिन उसको सिखाता है? मैम, खेल के अंदर सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। जो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है वही चैंपियन बनता है। और खेलों के अंदर आप कहीं पर भी अच्छे खिलाड़ी जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, एक दूसरे को मान सम्मान करना, इज्जत देना, वो खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा होता है। और उसकी जो सोच होती है ना, वो हमेशा सकारात्मक सोच होती है। तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत कम होती है खिलाड़ी की। वो सकारात्मक सोचता है और दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, जब तो वो मेडल जीतता है। बिल्कुल सर, अब वक्त की थोड़ी सी कमी है, सबसे मैं माफ़ी चाहूंगी, लेकिन एक छोटा छोटा डॉक्टर शिप्रा जी, एक गुरु मंत्र जो आप बच्चों को आज देना चाहेंगी, और साथ में गुरुओं को भी, और बहुत कम शब्दों में मैम, थोड़ी सी वक्त की कमी है। मुझे लगता है बस स्पष्टता, ध्येय की स्पष्टता और जीवन की स्पष्टता देना, वो मूल काम है गुरु का। और स्टूडेंट के तौर पर मुझे लगता है कि आस्था का भाव होना और सरलता का ठीक भाव है, होना। राजकुमार जी, पवित्रता- आप क्या कहेंगे गुरु मंत्र के तौर पर? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। गुरु पर विश्वास रखें, गुरु आपके सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे। ठीक है, डॉक्टर पूजा गुप्ता, आप क्या कहेंगे एक गुरु मंत्र? मैं कहूंगी गुरु को दोस्त बनना चाहिए। अब वो जमाने चले गए कि गुरु अथॉरिटी फिगर में रहे। वीरेंद्र जी, एक लास्ट कमेंट और क्लोजिंग कमेंट आप इसे, एक गुरु गुरु मंत्र। का सबसे बड़ा योगदान वो ईमानदारी से बच्चे के प्रति रहे, और बच्चा भी गुरु के प्रति ईमानदारी से रहे, तो वो हमेशा ही सफलता उसको जरूर मिलेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और एक बार फिर से समाचार प्लस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।